हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ऑन आवर क्लास CGPS। तो बच्चों, आज हम देखेंगे कक्षा 12वीं जो है आपका अर्थशास्त्र के अंतर्गत आपका जो है आज हम पढ़ने जाएंगे समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व। इससे पहले मैंने आपको प्रकार के बारे में बताया था बच्चों, आपको है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो है समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व जो इम्पॉर्टेंट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत कहा जाता है। चलिए देखते हैं, उसमें पढ़ते हैं बच्चों। स्टार्ट करते हैं। आज का जो है अगला जो है समष्टि अर्थशास्त्र की उपयोगिता को निम्न बिंदुओं के रूप में स्पष्ट किया जा सकता है। पहला, जटिल समस्याओं का अध्ययन। तो समष्टि अर्थशास्त्र में सबसे पहले हम जटिल समस्याओं का अध्ययन किया जाता है ना, याद रखना। आधुनिक अर्थव्यवस्था अत्यंत जटिल है क्योंकि अनेक आर्थिक तत्व एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। अतः समष्टि अर्थशास्त्र के विश्लेषण की सहायता से पूर्ण रोजगार, व्यापार चक्र आदि जटिल समस्याओं का अध्ययन हो जाता है ना। जटिल समस्याओं के माध्यम से ही उसको हम समष्टि आधार का पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त होता है। दूसरा है आर्थिक नीतियों के निर्माण में सहायक। जब तक हमारा नीति निर्माण सहायक नहीं होगा तो हमारा कार्य भी संपूर्ण ढंग से नहीं चल पाएगा, है ना। जैसे बताया गया, सरकार का प्रमुख कार्य होता है कुल रोजगार, कुल आय, सामान्य कीमत स्तर, व्यापार के समान स्तर आदि पर नियंत्रण करना होता है। जैसे वर्तमान में देखें, दिनों के दिन क्या हो रहा है, बढ़ती जा रहा है महंगाई, उससे आर्थिक स्थिति जो है समान नहीं हो पा रहा है ना। अतः समष्टि अर्थशास्त्र जो है सरकार को आर्थिक नीतियों के निर्माण में सहायता पहुंचाता है। इन्हीं के माध्यम से हमारा जो है आर्थिक स्थिति जो सुधरता है, ध्यान रखना समष्टि के अंदर। अब दूसरा तीसरा देखेंगे, व्यष्टि अर्थशास्त्र का सहायक है, इसी के माध्यम से बनाया गया है। व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण में समष्टि अर्थशास्त्र बहुत ही सहायक होता है। जैसे एक उत्पादक अपने उत्पादन के संबंध में निर्णय लेते समय कुल उत्पादन के व्यवहार से प्रभावित होता है। चौथा देखेंगे बच्चों यहाँ पर आर्थिक विकास का अध्ययन। तो आर्थिक विकास का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण विषय है। इसका है जो है आर्थिक विकास। जब तक विकास नहीं होगा तो हमारा आर्थिक विकास कैसे सुधरेगा, है ना। तो समष्टि आर्थिक विश्लेषण के आधार पर ही अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास के संसाधनों एवं क्षमताओं का मूल्यांकन किया जाता है। राष्ट्रीय आय, उत्पादन एवं रोजगार के स्तर में वृद्धि करने के लिए योजनाएं बनाई तथा क्रियान्वित की जाती है ताकि अर्थव्यवस्था का बहुमुखी विकास हो सके। इन्हीं के द्वारा हमारा जो है आर्थिक विकास सुधर सकता है, बच्चों ना, ध्यान रखना है आपको। और पांचवा है साधनों के वितरण हेतु आवश्यक, मतलब किनको मिलना चाहिए, ध्यान पहले रखना है आपको। समष्टि अर्थशास्त्र में एक और उपभोक्ता वस्तुओं और दूसरी ओर पूंजीगत वस्तुओं के बीच साधनों के वितरण से संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। अब आते हैं पर नेक्स्ट देखें समष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। समष्टि अर्थशास्त्र की प्रमुख सीमाएं निम्नलिखित है। पहला देखेंगे समूह की संरचना को महत्व न देना। जो समूह की संरचना जो रहती है उसको महत्व न देना, इसके क्या होता है, नुकसान होता है ना। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत समूह के आकार प्रकार का ही अध्ययन किया जाता है, ना कि समूह की संरचना का, उसमें कितना है, कितना संख्या में, है ना। निष्कर्षण, दूसरा नंबर देखेंगे निष्कर्षों का व्यवहारिक ना होना। जो निष्कर्ष निकलता है, समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण मात्राओं का अध्ययन किया जाता है किंतु समूह के आर्थिक विश्लेषण के आधार पर निर्मित नीतियां कभी कभी गलत परिणाम भी देती हैं, मतलब जो परिणाम वो सही निष्कर्ष भी नहीं निकाल पाती। तीसरा देखेंगे समूह की इकाइयाँ, मतलब समूह की इकाइयाँ व्यक्तिगत इकाइयों का सही प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती। समष्टि अर्थशास्त्र की समूह की इकाइयाँ व्यक्तिगत इकाइयों का सही प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती यहाँ पर, है ना बच्चों। अगला देखते हैं यहाँ पर हम जो व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र की परस्पर जो निर्भरता, मतलब एक दूसरे के पूरक होते हैं। अगला देखते हैं व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की दो शाखाएं हैं। हालांकि व्यष्टि एवं समष्टि आर्थिक विश्लेषण के क्षेत्र जो है पृथक पृथक अलग अलग है, किंतु कुछ जो है आर्थिक समस्या ऐसी है जिसके विश्लेषण के लिए व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र दोनों की आवश्यकता भी होती है। इन दोनों प्रणालियों में से कोई भी एक प्रणाली अपने आप में पूर्ण नहीं है। प्रत्येक प्रणाली के अपने अपने दोष या सीमाएं होती हैं, मतलब अपने अपने गुण या दोष वहाँ पर दिया रहता है ना। एक प्रणाली की सीमाएं तथा दूसरे प्रणाली
द्वारा दूर किए जाते हैं। मतलब जो समस्या है तो उनको एक प्रणाली के माध्यम दूसरी प्रणाली में क्या किया है, दूर किया। इसलिए व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र को एक दूसरे का प्रतियोगी ना कहकर पूरक कहा जाता है। इन तथ्यों को निम्न बिंदुओं के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है। पहला, समष्टि आर्थिक विश्लेषण में व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण की आवश्यकता। देखो, समष्टि आर्थिक विश्लेषण में व्यष्टि जो है आर्थिक विश्लेषण की आवश्यकता महसूस की जाती है। तो देखेंगे, समष्टि अर्थशास्त्र का व्यष्टि अर्थशास्त्र के साथ जो परस्पर संबंध है उसे निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है। पहला, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करने के लिए उसके संबंध में नीतियों का निर्माण करने के लिए हमें व्यक्तिगत इकाई का विश्लेषण करना पड़ता है। जब तक व्यक्तिगत इकाई इकाई के बारे में सही जानकारी प्राप्त नहीं होती तब तक समष्टि अर्थशास्त्र की विश्लेषण सही नहीं हो सकती। मतलब इसे ध्यान रखेंगे बच्चों, यहाँ पर जब तक जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो है हम विश्लेषण नहीं, आर्थिक नीति का विश्लेषण नहीं करेंगे तब तक हमारा समष्टि अर्थशास्त्र का सही जानकारी प्राप्त नहीं होगी। तो व्यष्टि जो है अर्थशास्त्र समष्टि अर्थशास्त्र की आधारशिला बनती है। दूसरा है, यदि समाज में रहने वाले लोगों द्वारा अधिक वस्तुओं की मांग की जाती है तो यह समझा जाता है कि हमें फर्म मांग बढ़ने के कारण उत्पादन बढ़ाए जाएंगे, किंतु जिन फर्मों की उत्पादन लागत में वृद्धि हो रही है उन फर्मों के लिए अधिक कीमतों पर भी उत्पादन में वृद्धि करना संभव नहीं होगा। इस प्रकार आय में वृद्धि हो जाने पर कुछ वस्तुओं की मांग बढ़ती है तो कुछ वस्तुओं की मांग कम भी हो जाती है, तो ये मांग संतुलन बराबर रहता है। तीसरा, संपूर्ण अर्थव्यवस्था की सामान्य प्रवृत्ति सही जानकारी तभी प्राप्त हो सकती है जब हमें तथ्यों तथा सिद्धांतों का ज्ञान हो, मतलब उसके बारे में जानकारी हो जो लोगों, परिवारों एवं धर्मों के व्यवहार को प्रभावित होते हो। इस प्रकार समष्टि आर्थिक विश्लेषण का कार्य व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण के अभाव में अपूर्ण रह जाता है, क्योंकि व्यक्तिगत अध्ययन के आधार पर ही हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं। दूसरा नंबर देखेंगे, बाद में व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण में समष्टि आर्थिक विश्लेषण की आवश्यकता है। जिस प्रकार से समष्टि आर्थिक विश्लेषण के लिए व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण आवश्यक होता है, ठीक उसी प्रकार व्यष्टि जो है आर्थिक विश्लेषण के लिए समष्टि जो है आर्थिक विश्लेषण भी अति आवश्यक है। इसे निम्न आधारों पर स्पष्ट किया जा सकता है जो है ना। पहला देखेंगे, किसी भी फर्म को अपने उत्पादन की मात्रा निश्चित करते समय समाज की संपूर्ण मांग, समाज की क्रय शक्ति, रोजगार के स्तर एवं आय के स्तर जैसे बातों को ध्यान रखना पड़ता है। इसी के माध्यम से हम अपना जो है संपूर्ण जो है उपभोग कर पाते हैं। अर्थात कोई भी फर्म मूल्य, मजदूरी एवं उत्पादन को स्वतंत्र रूप से निर्धारित नहीं कर सकता। इसका उदाहरण भी बहुत सारे बताऊंगा, बहुत टाइम हो जाएगा ना, ध्यान रखना। इसी प्रकार कोई फर्म कितना माल विक्रय कर सकेगा यह केवल उस फर्म के द्वारा उत्पादित वस्तु की कीमत पर ही निर्भर नहीं करेगा, बल्कि इस बात पर निर्भर करेगा कि समाज में लोगों की क्रय शक्ति कितनी है। मतलब वो जैसे फुटकर बोला जाता है उसको बच्चों, है ना। तो मूल्य स्तर चाहे कितने भी कम क्यों ना हो, यदि समाज की क्रय शक्ति मतलब ज़्यादा लेने की है तो बहुत कम है तो वस्तु की कीमत बिक्री अधिक नहीं होगी, मतलब बिक्री जो है कम होगी। इसके विपरीत वस्तु की कीमत अधिक होने पर यदि समाज की क्रय शक्ति अधिक है, मतलब उसको खरीदने की क्षमता है, तो वस्तु की बिक्री अधिक ही होगी। तीसरा नंबर देखेंगे बच्चों, समानतः एक व्यक्तिगत उत्पादक के उत्पत्ति के साधनों की मजदूरी का निर्धारण व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाना चाहिए। मतलब एक व्यक्ति की मजदूरी, है ना, क्योंकि यह उनके क्षेत्र में आता है। किंतु व्यवहार में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उत्पादक अपने साधनों की मजदूरी का निर्धारण केवल अपनी फर्म की शक्ति के अनुसार नहीं कर सकता, मतलब उसको जो इतना शक्ति उतना भी नहीं करता है। इसके लिए अन्य संबंधित तथ्यों का अध्ययन करना आवश्यक होगा। इस प्रकार व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण के कार्य की पूर्ति के लिए समष्टि आर्थिक विश्लेषण का सहारा लेना पड़ता है। किसका लेना पड़ता है? समष्टि का। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि व्यष्टि और समष्टि आर्थिक विश्लेषण एक दूसरे प्रतियोगी नहीं है बल्कि पूरक है। दोनों का आर्थिक विश्लेषण एक दूसरे पर आश्रित है तथा एक के अभाव में दूसरे का विश्लेषण अधूरा ही रहेगा। इसके अतिरिक्त समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो भी विकास हुआ है
उस पर किसी न किसी अंश में व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण का प्रभाव पड़ा है। जो भी सामग्री समष्टि अर्थशास्त्र पर लिखी गई है वह व्यष्टि अर्थशास्त्र से प्रारंभ होती है। व्यष्टि और समष्टि आर्थिक विश्लेषण के मध्य विभाजन की कोई एक निश्चित जो है सीमा रेखा नहीं खींची जा सकती। किसके द्वारा? समष्टि और व्यष्टि के अंतर्गत। ठीक है बच्चों, तो आज अपन जो है यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट टाइम देखेंगे 5वें भाग में बच्चों यहाँ पर व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर। आज के लिए बेटा गुड डे।